originally I learned one of the techniques the from a master. तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग संजीवनी शक्ति को इन्वोक करते हैं एक्चुअली इन द हैंड्स, ठीक है, एंड देन send it to that body part whichever is needed healing. Either you chant the महामृत्युंजय मंत्र जो हमको सिखाया गया है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, या ओम हौम जुम स जो भी मंत्र है उसको चांट करते हैं, एंड देन we thank the energy, and then उसके बाद पूछते हैं, पेशेंट से पूछते हैं आपको कैसा लग रहा है, तो that's how we send the healing. ट्रेडिशनल हीलिंग हमको वही सिखाया गया। मैं ज्यादा हीलिंग नहीं करता हूँ। एक बार किसी को करने गया तो एक्चुअली किसी ने पूछा था, आई थिंक दैट पर्सन पास्ड अवे, तो उसके बाद से मैं बोला कर क्या दिया। देन माय गुरु सेड, यू नो, यू आर नॉट गॉड एंड यू कैन नॉट प्ले गॉड। तुमने अपना काम कर दिया, दैट मैन वेंट इन पीस। अच्छा, मेनली सर क्या है कि ये अप्रोच में चेंज लाना है। हम लोग हीलिंग कैसे करते हैं उस अप्रोच को, मतलब प्राणिक हीलिंग में जो भी प्रोटोकॉल्स हैं वो तो आपको पता ही है, स्टेप बाय स्टेप उनको हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। उसके बाद उसको आपको क्लेंस भी करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर टेकिंग, व्हेन यू डू द हीलिंग दे डू दैट अग्नि क्रिया टू डू दैट। मतलब ये जितने भी, मतलब अगर आप सारे प्रोटोकॉल्स का ना एक स्टेप बाय स्टेप लिस्ट बना लें तो आप देखेंगे कि, और हर एक को ट्रू एंड फॉल्स के बेसिस पे स्कैन करना शुरू करें। फॉर एग्जाम्पल यही आपने बोला लास्ट में कि ये क्लेंस करना जो है वो बिफोर एंड आफ्टर जो है वो एक प्रोटोकॉल है। इज इट रिक्वायर्ड, यस और नो? उसको अकॉर्डिंग टू मी इट इज नॉट, एक्चुअली अकॉर्डिंग टू मी इट इज नॉट रिक्वायर्ड बेसिकली। आप, बिकॉज जब आप कुछ भी अनकंडीशनल करते हो, वेयर इज द नीड फॉर क्लीनिंग? बिकॉज आप तो यू आर कॉलिंग द कॉस्मिक एनर्जी टू डू द हीलिंग, सो नॉर्मली यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। बट वो लोग डरते हैं, होते हैं कि वो कर्मा वर्मा लग जाएगा एक्चुअली, एंड दे आर द वंस हु डू द क्लीनिंग सफर द मोस्ट एक्चुअली। आप जितने भी प्राणिक हीलर्स को देखोगे, दे हैव द मोस्ट, उनका जो उनको जितने प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ वाइज वो बहुत ज्यादा है उनको। उसका रीजन यही है, देखिए अगर कोई चीज मेरे भीतर किसी भी चीज के लिए डर को बढ़ाती है तो वो प्रैक्टिस जो है वो एक नेगेटिव प्रैक्टिस है। सही है। डर जो है वो एक नेचुरल इनहिबिटर है। आप जब कभी कोई भी चीज गलत करेंगे तो हमारे भीतर डर का एक नेचुरल प्रोसेस है जो ट्रिगर होके सिर्फ हमें राइट और रॉन्ग को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए हेल्प करता है। बट अगर कोई ऐसे एक्शन में हम इन्वॉल्व हो जाएं जिसमें कि डर ट्रिगर होता है तो वो राइट अप्रोच नहीं है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स, यस, उससे हीलिंग करने से, या एनर्जी ऑफ द कॉस्मोस, उससे हीलिंग करने से कंपेयर टू हीलिंग अ पर्सन विद द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स और कॉस्मोस, तो जो एनर्जी पोटेंशियल जो है वो ही मल्टीफोल्ड बढ़ता है। दो हमें ये लगता है कि जो यूनिवर्स या कॉस्मोस की एनर्जी जो है वो अबंडेंस में है, इट इज आवर परसेप्शन। बट मैंने जब एनर्जी ऑफ द क्रिएटर को यूज करा, आप एनर्जी ऑफ द क्रिएटर किसी को भी मान सकते हैं, जिसको भी आप पूजा करते हैं उसको पूजा करने के तौर पे, तो वो आपको, तो जब मैंने प्रोटोकॉल्स को स्टडी करा कि भाई प्राणिक हीलिंग में क्या क्या हो रहा है, तो पहली बात, वो जब हीलिंग कर रहे हैं तो अपनी बैटरी को चार्ज ही नहीं कर रहे। अपनी बैटरी को चार्ज करना बहुत जरूरी है। अब आप अगर, अच्छा, प्राणिक हीलिंग बेसिकली एक बुद्धिस्ट प्रैक्टिस है और बुद्धिस्ट प्रोसेस जो है वो एक नास्तिक दर्शन है, तो दे डोंट फंडामेंटली बिलीव इन द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। तो कुछ चीजें जो हैं वो स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यूज हो गई कि भाई ये एस्पेक्ट को अगर वो यूज कर रहे हैं तो वो अपनी एनर्जी को चार्ज कैसे कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में भी जो एक अननोन पार्ट है जिसको हम आत्मा कहते हैं, उसके फंक्शनैलिटी, नॉन फंक्शनैलिटी
हमारे एक्शंस को मतलब बिल्कुल वैसे ही इम्पैक्ट करती है जैसे एक मोबाइल फोन में बैटरी या एक करंट सोर्स जो किसी भी गैजेट को, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को, इलेक्ट्रिकल गैजेट को इम्पैक्ट करता है। भाई मेरे भीतर से आत्मा थोड़े सेकंड के लिए बाहर हुई तो मैं नॉन फंक्शनल हो गया। तो मेरे को तो एनर्जी जो चाहिए होगी वो चाहिए होगी जो मेरे आत्मिक रिसोर्स को ही चार्ज करे, हम्म। विच इज नॉट द केस एज पर माई ऑब्जर्वेशन। जब मैंने प्राणिक हीलिंग के उसको देखा, एक सेकंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्राणिक टीचर्स होते हैं वो पहले आपके अंदर फियर साइकोसिस डाल देते हैं कि आपको ये करने ही करने से यू विल टेक द डिजीज ऑफ द पर्सन करके हमको बोलते हैं। मैंने एक बार पूछा भी था, व्हाई विल आई टेक, आई एम अ हीलर बेसिकली, इफ आई एम अ हीलिंग पर्सन आई एम नॉट, आई विल नॉट टेक एनी डिजीज, आई एम ट्राइंग टू, उनको वो तो कॉस्मिक एनर्जी बोलते हैं, लेकिन हम जो, मैं जब करता था, जब एक ओल्ड मास्टर से सीखा था, उन्होंने बोला आप शिवा की संजीवनी शक्ति को अपने भीतर लें, उसके बाद आप हीलिंग करें। जैसे आपने बोला था यू चार्ज योर सेल्फ, पहले यू टेक इट इन योर टू हैंड्स, इन योर थर्ड आई एंड इन बोथ द आईज, देन आप उसको क्या करते हैं, उस ऊर्जा को बढ़ाते जाते हैं बाय सेंडिंग इट टू द सन, एंड देन फ्रॉम देन अगेन यू टेक इट इन बोथ द हैंड्स एंड देन सेंड इट टू द पर्सन कंसर्न, जिसको भी आप हील करना चाहते हो। आफ्टरवर्ड्स एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड बोलते हैं कि आप जिस शक्ति को आप अपने भीतर लिया और जिस शक्ति आपने यूज किया उसको आप ग्रैटिट्यूड दो कि आपने, और जो क्रिएटर, जैसे आप शिवा को पूछते हो तो उनकी जो संजीवनी शक्ति, वो जो अमृतेश्वरी करके जो पिक्चर आता है जिसमें कि वो अमृत अपने ऊपर डाल रहे हैं या संजीवनी शक्ति डाल रहे हैं, उसको आप धन्यवाद दो जो क्रिएटर है उनकी, बिकॉज इट इज द शिवा व्हिच क्रिएट्स एवरीथिंग। सो उसको आप धन्यवाद दो, देन यू फिनिश द हीलिंग एंड ऑफर ग्रैटिट्यूड टू द पर्सन हु हैज टेकन द हीलिंग आल्सो, बिकॉज आप उसको भी जब धन्यवाद नहीं दोगे तो क्या फायदा आपका। दैट इज हाउ आई चेंज माय अप्रोच। तो उसमें काफी चेंजेस आए बेसिकली, बट व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग प्राणिक, उन लोग बोलते हैं आप छटको उसको, ये करो वो करो, मेरे को, मैंने पूछा कि व्हाई शुड आई डू इट, बेसिकली बोले आपको वो आ जाएगा। तो मैं बोला अग्निसार क्रिया कुछ बोलते हैं एक्चुअली, दे इफ आई रिमेम्बर करेक्टली दे से यू हैव टू डू, यू हैव टू पुट इट इन द अग्नि, और अग्निसार क्रिया जो भी बोलते हैं प्राणिक हीलिंग में। तो मैं उनसे पूछा था बट दे वर नॉट एबल टू गिव मी ए कन्विंसिंग आंसर। मैं वो करने के बाद मेरे को बाद में मैं बोला कि ये समथिंग इज नॉट राइट बेसिकली, बिकॉज आपके अंदर मन में वो लगता है कि समवेयर अलोंग द लाइन देयर इज अ फियर साइकोसिस व्हिच इज बीइंग क्रिएटेड विद इन यू, कि आप आपका किसी को, आवाज बीच बीच में कम हो रहा है आज। नमस्कार शुक्ला जी। नमस्कार सर। नमस्कार मेरे डॉक्टर। नेटवर्क का कुछ चक्कर चल रहा है। तो वो व्हेन यू शुक्ला जी क्रिएट, नमस्कार कह रहे हैं आपको। हाँ नमस्कार शुक्ला जी, सॉरी सॉरी मैं आपको देखा नहीं। तो so when you create a fear psychosis, तो आपके अंदर वो, you don't feel like doing a healing because आप convincing से कर नहीं पाते हो। But when I started doing this other way around, I started to do prayers and healings for them. A lot of people it started to work. कल भी एक हमारे एक सिस्टर है बॉम्बे से, उन्होंने बोली मेरी माँ हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिटेड है, रमेश जी आप थोड़ा हीलिंग कर दो। मैं बोला मैं प्रे भी करता हूँ आपकी मदर के लिए, हीलिंग भी करता हूँ। पहला बार तो वो गए थी तो कुछ उनको मेलिग्नेंसी था, तो मैंने बोला कि मैं प्रे करता हूँ हीलिंग करता हूँ, मेलिग्नेंसी विल नॉट बी अ कैंसरस मेलिग्नेंसी, बट वो था मेलिग्नेंसी था बट इट वाज नॉन कैंसरस। so she came out of hospital, but again because she is very old, 82 83 years, तो बाद में कल मेरे को बोली रात को 12 1 बजे फोन आया, मेरे को बोली रमेश मेरे मदर के लिए हीलिंग करो, लास्ट टाइम आपने किया था इट वाज वेरी इफेक्टिव। तो मैं बोला ठीक है मैं प्रे करता हूँ, तो रात भर बैठ के थोड़ा देर प्रे किया उनके लिए। अब पूछना पड़ेगा सवेरे हाउ इज द मदर, इज शी ओके, आईसीयू में एडमिटेड है, मतलब मैं प्रे करता हूँ। ओके तो चलिए, तो आज जो है क्या करते हैं, थोड़े से प्रोटोकॉल्स को ही डिस्कस कर लेते हैं कि ये पूरा स्ट्रक्चर प्राणिक हीलिंग वर्सेस हमारे में किस तरह से चेंज हो रहा है। तो पहला स्टेप, वो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपने हाथ पर स्प्रे करते हैं। दोनों हाथों पे स्प्रे करा, स्प्रे करने के बाद में जो है उन्होंने ये माना कि वो क्लीन हो गए। अब वो क्लीन होने के बाद में जिस व्यक्ति की उनको हीलिंग करनी है उसको स्कैन करते हैं। स्कैन करके देखते हैं कि उसका कौन सा चक्र डिस्टर्ब्ड है। ठीक है सर। अब हम
एक स्टेप मतलब पेपर पे स्टेप 1 करके लिख लेते हैं। हमारा स्टेप 1 हो गया स्कैनिंग द पेशेंट। अब स्कैन करने के लिए हम क्या स्कैन करते हैं? चक्रास को स्कैन करते हैं। हम चक्रास को स्कैन करते हैं। अब अगर चक्रा का ऑर्डर करेक्ट नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट, इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टीज, तो हीलिंग एनर्जी भी इम्पैक्ट हो जाएगी। हमने कल एक स्कैन करके देखा कि जो हमें चक्रा बताया गया, उसका जो एलिमेंट बताया गया, उसके जो क्या कहते हैं पेटल्स बताए गए, उसमें जो अल्फाबेट्स थे वो सब डिफरेंट थे कंपेयर टू। तो अगर इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं है तो वो एनर्जी को भी इम्पैक्ट करेगी। सही है। सही बात है। ठीक है ना? तो मैं किसी भी चीज में जब उस पूरी एंटिटी को कंसिडर कर रहा हूं और मैं उसको बिना जाने कंसिडर कर रहा हूं, तो हम्म और मेरे लिए वही मेडिसिन है, हम्म तो मैं एक तरीके से बिना जाने एक पेशेंट को मेडिसिन दे रहा हूं। विदाउट नोइंग द मेडिसिन आई एम गिविंग अ मेडिसिन, तो वो हैजार्डस तो होगा ना। हम्म। तो हम्म हमारा स्कैनिंग में चक्रा, फिर हो गया सर्किटरी मैकेनिज्म। एक चक्रा दूसरे चक्रा से कैसे कनेक्टेड है, अगेन अ डोमेन ऑफ थ्योरी, बट क्या उसका कोई स्ट्रक्चर है जिससे कि कौन सी बीमारी में कौन से चक्रा का यूटिलाइजेशन है, उसके इम्पैक्ट को हम ऑब्जर्व करें। ठीक है, अब मैं इसका एग्जांपल देता हूं। लिम्फेटिक सिस्टम जो है, वाटर एलिमेंट स्वादिष्ठान चक्र से कनेक्टेड है। लेकिन स्वादिष्ठान चक्र को रम बीज वाटर एलिमेंट प्राणिक हीलिंग नहीं मानता। हम्म। तो अगेन, जो चीज मेरी मेडिसिन को ट्रिगर करती है, किसी भी पेशेंट को अगर कैंसर होता है, किसी भी पेशेंट को अगर कैंसर होता है, तो उसका लिम्फेटिक सिस्टम ही ऑब्स्ट्रक्ट होता है। तो द मोस्ट एसेंशियल पार्ट विच अ हीलर मस्ट नो इज द मेडिकल टर्मिनोलॉजी ऑफ अ डिजीज। डॉक्टर उस बीमारी के बारे में क्या जानता है, क्या वो हीलर को पता है? नहीं पता, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन क्लियर करने का काम है ना हीलर का, कि जो चीज डॉक्टर से ठीक नहीं हो रही है उसके लिए एक सपोर्ट फंक्शन के तौर पे एक्ट करना। बट वो चीज उसको नहीं पता। उसको तो सिर्फ ये पता है स्कैन करो, क्लीन करो और हील कर दो। बट एक्चुअली उस प्रोसेस में और क्या क्या चीजें हैं, उससे अपने आप को आइडेंटिफाई करना। तो नोइंग द डिजीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो चिकित्सा पद्धति है उसको जानना, वो नितांतिक आवश्यक चीज है। अगर आप उन पॉइंट्स को, जैसे मेरे पास क्या हुआ, एक बार एक पेशेंट आया, ही वाज माय एक्स बॉस व्हेन इन माय जॉब डेज। तो ही सेड कि माय मदर इज इन द लास्ट स्टेज। डॉक्टर हैड सेड कि भाई अब काफी कॉम्प्लिकेशन हो चुका है, शी हैड अ पैरालिसिस स्ट्रोक, और वो ब्रेन में फ्लूइड भर गया। एंड एक उसमें जो आईसीयू होता है, आईसीयू में एक ईवीएम स्कोर होता है। तो ईवीएम स्कोर इज कि आंखों का मूवमेंट देखते हैं, वो आंखों में टॉर्च लगाते हैं ना जो पेशेंट के, हाँ हाँ। उसको देखते हैं, फिर उसका हाथ पकड़ के छोड़ के देखते हैं कि क्या वो अपना हाथ को रोक रहा है नहीं रोक रहा। और दूसरा जो वॉइस इंस्ट्रक्शन है वो, तो ऐसे करके वो डॉक्टर जो है 3 पार्ट में, आईज, वोकल एंड मोटर स्किल, तो ये तीनों जो हैं, ये उसके बेसिस पे वो एक स्कोर बनाते हैं। एंड इफ दैट स्कोर इज 14, the patient is not required to keep in the ICU। बड़ा साइंटिफिक सिस्टम है। अगर ईवीएम स्कोर 14 आ रहा है हम्म। तो पेशेंट को आईसीयू में नहीं रखेंगे, वार्ड में रखेंगे। अगर 14 से कम है, 8, 9, 10, 11, तो वो पेशेंट को आईसीयू में रखेंगे। अगर स्कोर 6 हो गया, 8 से 6,
तो वो पेशेंट के अटेंडेंट्स को बोल देते हैं कि अब उम्मीद नहीं बची। तो बीमारी ठीक होने या खराब होने में ईवीएम स्कोर का बहुत बड़ा रोल है। तो मेरे को ईवीएम स्कोर उन्होंने बताया, तो मैंने कहा आप मुझे उनकी एमआरआई रिपोर्ट भेजो, मुझे मैं ये तो जानूं पहले प्रॉब्लम है क्या। तो मैंने एमआरआई रिपोर्ट पढ़ी, तो उसमें डॉक्टर ने लिखा अपनी साइंटिफिक लैंग्वेज के तौर पे कि ब्रेन में इस लोब में, अब जैसे ये हमारे ब्रेन के 5 लोब होते हैं, तो एक पर्टिकुलर लोब में फ्लूइड इकट्ठा है। तो वो फ्रंट पैराइटल लोब में जो है वो फ्लूइड इकट्ठा था, एज अ रिजल्ट फ्रंट पैराइटल लोब के सारे सिम्टम्स सप्रेस हो गए। तो अब आपको कौन सा लोब और क्या फंक्शन करता है, उसका क्या इम्पैक्ट है, वो हमें पता होना चाहिए। दूसरा कॉम्प्लिकेशन जो है वो क्या है। अब हमारे प्रोसेस में देर इज नो मेडिसिन, नो एक्सरसाइज, हम सिर्फ एक कमांड देंगे और वो वहां से हट जाएगा। तो वी बिलीव कि पूरा पेशेंट का सिस्टम जो है इट इज ए इंटेलिजेंट सिस्टम, और वो इंटेलिजेंट सिस्टम का जो कंट्रोलर जो है उसको हम रिक्वेस्ट करते हैं। तो डिफरेंस हो गया ना, मैं मेरे सिस्टम को इंटेलिजेंट मान ही नहीं रहा, और एक मैं मेरे सिस्टम को बहुत इंटेलिजेंट मान रहा हूँ। इट इज एग्जैक्टली लाइक हैंडलिंग अ स्मॉल चाइल्ड, और आप उसको कह रहे हो यू आर सो इंटेलिजेंट, सो सुपर फास्ट, यू कैन डू एनीथिंग इंस्टेंटली। तो ऐसे करके आप उस एंटिटी को जान रहे हो और उसके बारे में बात कर रहे हो। एक आप उससे बात ही नहीं कर रहे, ये हाथ नहीं उठ रहा, इसका मतलब आदमी जा रहा है, ठोक दो इंजेक्शन, हो गया काम। तो हमने सबसे पहले डिसाइड करा कि हम मेडिकल प्रोसेस में किसी भी तरह से कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। हमें डॉक्टर या उससे संबंधित कोई जानकारी नहीं चाहिए अदर देन दी मेडिकल रिपोर्ट्स। जो ऑब्स्ट्रक्शन वहां पर लिखी हुई है उसको साइंटिफिकली समझेंगे, उसको ईज आउट करने की कोशिश करेंगे। तो उसका ब्रेन का फ्लूइड भरा हुआ था, जिस लोब में भरा हुआ था, अब जैसे फ्रंट पैराइटल लोब जो है इट इज कनेक्टेड विथ थ्रोट चक्रा, तो हमें कनेक्शंस पता होने चाहिए। तो हमारा जो ब्रेन है, उस मतलब हमारे शरीर में जैसे 5 6 7 चक्र हैं, उसी तरह से हमारे ब्रेन में भी 7 चक्र हैं ऑन द सेम लाइन। तो जब मैं उस चक्रा को रिक्वेस्ट करूंगा सर के, और जो चक्रा नीचे का है उन दोनों को रिक्वेस्ट करूंगा, तो वो अपने आप जगह दे देंगे, क्योंकि कंट्रोलर को बोलना है कि भाई ये प्रॉब्लम है, प्लीज इस बंदे को ठीक कर दीजिए, और ये फ्लूइड वहां से हट जाए। उसके बाद में क्लीनिंग करेंगे, और क्लीनिंग करने के बाद उस एलिमेंट को हील होने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। एज अ रिजल्ट ये चीज हमने पेशेंट को 3 बार व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर देखा। पेशेंट आईसीयू में था, तो हमने कहा कोई कमांड जो भी देनी है वो आप बाहर ही दे दीजिएगा, कि प्लीज मेरी मदर को हील कर दीजिए, उनका ब्रेन या जो भी कुछ प्रॉब्लम है वो पहले बोल दीजिए। अंदर जाइए, सिर्फ हमें व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे दिखाइए, हम उनकी देखकर क्लीनिंग करेंगे, बिकॉज हमारा मेंटल कनेक्ट ही नहीं बन रहा पेशेंट के साथ। जिसको हम नहीं जानते उससे, भाई मैंने आपको देख रखा है, मैं कोई भी चीज में आपको हील कर सकता हूँ, बट उस जिस पेशेंट को मैं जानता नहीं, मुझे उसका नाम नहीं पता, मैंने उसको देखा नहीं, तो मैं उसको हील भी नहीं कर सकता। मिनिमम रिक्वायरमेंट तो एक फोटोग्राफ होगी होगी ना, कि मुझे पेशेंट पता तो हो, उसका नाम क्या है, गोत्र क्या है, ऐसे करके मतलब वो बेसिकली वो चीजें एड्रेस करने का। तो जब हमने उस पेशेंट को देखा, 3 बार हीलिंग रिक्वेस्ट डाली, तो अगले दिन उसके ब्रेन का फ्लूइड निकल गया। उसका जो ईवीएम स्कोर था 8, वो 9 10 11 होना शुरू हो गया। 3 से 5 दिन के अंदर उसका ईवीएम स्कोर 14 हो गया, पेशेंट नॉर्मल वार्ड में आ गया। ऐसे करके हमने उस एस्पेक्ट को स्टडी करा। अब हम फिर से सारे प्रोटोकॉल्स को चेक करते हैं। हमने सबसे पहले पेशेंट को स्कैन करा, हमारा चक्रा एलिमेंट जो है वो चेंज हो गया। जब हमारा चक्रा और उसका एलिमेंट चेंज हो गया, तो जो इंटेंशन ऑफ एनर्जी था वो बढ़ गया, इंटेंसिटी बहुत इंटेंस हो गई, और हम यूनिवर्स की एनर्जी नहीं डाल रहे थे, क्रिएटर की एनर्जी डाल रहे थे। तो ये मंत्र सिस्टम का जो यूटिलिटी था वो बिल्कुल परफेक्टली फिट हो रहा था।
अब आते हैं सेकंड पार्ट में। मंत्र जो है, उस मंत्र में अगर करेक्शन की जरूरत है, मतलब हमने मंत्र की एनर्जी स्कैन करी, उसमें उतनी एनर्जी नहीं थी कि वो उस कॉम्प्लिकेशन को इम्पैक्ट करता, तो हमारे को एक बंदा मिला जो लेकर एंटीना यूज करता था। हैव यू हर्ड ऑफ लेकर एंटीना? नो। अच्छा, सो लेकर एंटीना का हम एक डॉक्टर आरती के साथ में एक सेशन रख लेंगे। उसमें बेसिकली एक, आप गूगल कर लीजिए, मैं ही खोल देता हूँ यहाँ पे, एक सेकंड। लेकर एंटीना इन बोविस मीटर। हाँ हाँ, ये इसके लिए भी यूज करते हैं, वो एनर्जी वाटर के लिए भी यूज करते हैं। आई थिंक दे हैव एग्जैक्टली। सीन what. It will also their ability useful in medical application. A conductive mass and frequency transmission cord, which enable. अब ये जो डिवाइस है, इसके ऊपर एक नंबरिंग होती है। ये इसकी जो साइड में वो खड़ी हैं, वो साइड में हो जाती हैं। और इसके बाद आप इसको घुमाने का एक स्पेशल तरीका होता है। आई शेयर अ वीडियो, और नहीं तो आप गूगल करेंगे तो ये मिल जाएगा। उसको करने के बाद उसको एक फ्रीक्वेंसी पे सेट करा जाता है, और इस फ्रीक्वेंसी पे सेट करने के बाद हमें ये पता चलता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, लेट सपोज मैंने 3.5 पर स्केल रखा, और मुझे किसी भी पेशेंट का चक्रा एनर्जी मेजर करना है। if at that point of time the energy band is between or around 1.5 of Bovis meter unit, दूसरा टर्म लिख लीजिए बोविस मीटर। सो बोविस स्केल जो है, it basically gives you the information when we are moving this Lecker antenna, how much is the energy of that person or premises or whatever we are measuring। तो जब हमने उसको मेजर करा तो हमें ये पता चला कि ये पेशेंट जो है, जो कि आईसीयू में है, इसकी एनर्जी 1.5 बोविस है। आइडियली फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग द एनर्जी हैज टू बी 6.5 यूनिट्स। सो 1.5 है, 6.5 करनी है। तो आप जो भी मंत्र उठा रहे हैं उसकी एनर्जी लिफ्ट करने के हिसाब से कर रहे हैं, तो वो एनर्जी जो है इतनी तो होनी चाहिए कि वो 1.5 को 6 पहुंचा दे। अगर वो एनर्जी उतनी नहीं है, तो वो पेशेंट को आपने हील तो कर दिया, बट वो आपने अपने हिसाब से हील करा, उसको जितनी एनर्जी चाहिए थी उसको नहीं मिली। अब 1.5 से उसको 6.5 करना है, तो कम से कम 12 14 15 स्केल की एनर्जी डालनी चाहिए, सो दैट कि वो उस यूनिट पे आ जाए। आई विल आल्सो शो यू अ बोविस मीटर, बोविस स्केल। Used for. अब ये आप मेरे चैनल पे गए, यूट्यूब चैनल पे, हाँ और यहाँ पर मैंने जो है ये कुछ वीडियोस बना रखे हैं इस टाइप से। फॉर एग्जांपल मैंने सूर्य की स्कैनिंग करी, सूर्य और सूर्य में तो मैंने सूर्य को लिखा ही अलग तरह से मंत्र के अंदर, स की बजाय षटकोण का श कर दिया यूसेज में। ऊर्जा के परिवर्तन। अब ये बोविस मीटर है, जो ये शीट है। ऊर्जा देखेंगे। अब मैंने लेकर एंटीना से ये इसको देखा, तो इसकी एनर्जी जो है इट इज, सूर्य के स्पिरिचुअल जोन में है, और स्पिरिचुअल जोन का मिड पॉइंट है। अब सूर्य की एनर्जी देखेंगे।
अब यहाँ पर जो है हमें ये पता चल रहा है कि एक उसमें एनर्जी लिमिटेड है और दूसरे उसमें वो स्केल के बियॉन्ड चली गई। तो जब मैंने मंत्र में चेंज करा हम्म, तो वो चेंज मैंने क्या और क्यों करा ये मुझे जरूर पता होना चाहिए। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूँ? हाँ जी समझ गए। तो मैंने मंत्र में चेंज इसलिए करे बिकॉज मुझे एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा थी और उतनी एनर्जी मुझे उस पर्टिकुलर मंत्र से नहीं मिल रही थी। अब फॉर एग्जाम्पल आपने जैसे बोला कि महामृत्युंजय मंत्र जो है उसकी एनर्जी स्कैन कर लेते हैं, तो मैंने ह्रोम जूम शाह जो है उसकी एनर्जी स्कैन करी और फिर उसको चेंज कर दिया। जैसे ही मैंने उसको चेंज करा उसकी एनर्जी में चेंजेस इतने आए कि वो स्केल के बियॉन्ड हो गई एनर्जी। अब जब वो एनर्जी हमने लिफ्ट करके उस पेशेंट में डाली, मतलब वो मंत्र मैंने 9 बार कागज के ऊपर लिख लिया, आरती ने वहां से एनर्जी लिफ्ट करी उस पेशेंट में डाल दी, तो वो एनर्जी थी इतनी फिनोमिनल। हम्म एनर्जी हाई एनर्जी पेशेंट के अंदर गई और उसने अपना काम करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि क्रिएटर जो है वो क्रिएटर से कनेक्ट होने के बाद उसकी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गई। हम्म When I am doing everything materialistic, my gross body will become heavy. For that gross body to be holded by a person, मुझे उसकी कॉजल बॉडी और सटल बॉडी को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो अगर मैं हर समय मेटीरियलिस्टिक चिंतन करता रहूंगा तो धीरे धीरे मैं देखूंगा कि वो ग्रॉस बॉडी जो है वो बहुत हैवी हो गई। पर मुझे कॉजल बॉडी को हैवी बनाना है क्योंकि जितनी स्ट्रॉन्ग कॉजल बॉडी होगी उतना वो ग्रॉस बॉडी को आराम से होल्ड कर लेगी। तो जो प्राण इधर से उधर हिलते हैं वो कॉजल और सटल बॉडी के वीकनेस से हिलते हैं। मैं मेरा हम्म पॉइंट समझा पा रहा हूँ? समझ गया, because that is why they say when you start the healing, you start at the subtle causal, and then because the disease enters first at the subtle body, penetrates the causal body, and then the stool sharir Disease mein aata first of all enters the causal body, then it enters subtle body, then it enters gross body. the gross body. Yeah. सबसे पहले वो कॉजल बॉडी में एंट्री करती है। Hmm. कॉजल बॉडी में आपकी पास्ट लाइफ रिलेटेड एक्टिविटी होती है। तो लेट सपोज एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आपका कॉजल बॉडी मतलब कुछ पास्ट लाइफ रिलेटेड इश्यू था जो कि पेंडिंग था। उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जिस समय डिजीज ने एंट्री करी तो समथिंग वाज देयर इन द कॉजल बॉडी, समथिंग एंटर्ड द सटल बॉडी, Hmm. और फिजिकल डोमेन में कोई चीज ऐसी हो गई जो उन तीनों से कनेक्ट कर रही थी। मतलब कि जो हमारे सिस्टम में प्रोटेक्शन करता है वो प्राण होता है। Hmm. अब प्राण की क्रिएशन कैसे होती है? जब हम ब्रीदिंग अपनी नोज टू नेवल, नेवल टू नोज करते हैं तो हमारा जो प्राण सिस्टम है वो स्ट्रेंथन हो जाता है। But हम लोग तो over a period of time we all do shallow breathing and we breathe breathing in a wrong way, no doctor. सॉरी, आपका आवाज थोड़ा सा कम हो गया, क्या कह रहे हैं? मैं यही बोल रहा था, over a period of time as we grow up we start doing shallow breathing and we reverse the whole process of breathing. जब हम नॉर्मल इनहेल करते हैं तो पेट फूलना चाहिए, अधिकतर लोग पेट अंदर खींचते हैं व्हेन दे टेक द ब्रेथ। हाँ बिल्कुल ठीक ऑब्जर्वेशन है। लेकिन हमारे बॉडी में जब हम डीप स्लीप में जाते हैं तो एक उज्जयी सांस जागृत हो जाती है। उज्जयी श्वास के जागृत होने पर रात को जब हम डीप स्लीप में 40 मिनट्स टू 110 मिनट्स मैक्सिमम इतना टाइम फ्रेम होता है, तो बॉडी ऑटोमेटिकली एक समाधि अवस्था में रह चली जाती है और उस पॉइंट ऑफ टाइम पर ब्रीदिंग जो है वो नोज टू नेवल, नेवल टू नोज ऑटोमेटिकली होती है। उसको ही योग निद्रा कहते हैं, विच इज चैप्टर 1 ऑफ दुर्गा सप्तशती। तो वहां पे योग निद्रा का ही डिस्क्रिप्शन दे रखा है। हम जब उस डिस्क्रिप्शन से कनेक्ट होते हैं तो ये कौन है जो हमारे, भाई नेचुरल क्वेश्चन है ना, रात को मैं सोया
थका हारा सोया पूरे दिन का काम करते हुए, सुबह जब उठा तो बिल्कुल फ्रेश, इसका मतलब मेरी बैटरी चार्ज हो गई। तो वो कौन है जो मेरी बैटरी को चार्ज कर रहा है? जैसे ही मैं इस फंडामेंटल क्वेश्चन से कनेक्ट होता हूं कि ये कौन है जो मेरी बैटरी को चार्ज कर रहा है, मेरे सामने योग निद्रा आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो योग निद्रा वो है जो विष्णु को भी चार्ज कर रही है। वो विष्णु जो पूरे यूनिवर्स की शेप है, आत्मा है, उस विष्णु को भी वो चार्ज कर रही है। तो जो उसको कर सकती है वो मेरे को भी कर सकती है। मैं उससे कनेक्ट हुआ, कनेक्ट होते ही मैंने देखा कि अगर किसी व्यक्ति का कोई भी स्लीप डिसऑर्डर है तो दुर्गा सप्तशती के योग निद्रा वाले चैप्टर को पढ़ने से और उसके ऊपर चिंतन करने से मेरे स्लीप पैटर्न इंप्रूव हो जाते हैं। या फिर मैं वो मंत्र बोलूं कि या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्ते नमस्तस्यै नमस्ते नमस्तस्यै नमो नमस्ते। नमः। अब वो उसमें स को श करना है या क्या क्या करना है, दैट्स अ सेपरेट पार्ट। स्ट्रक्चर सेम है। हम्म अल्फाबेट्स की ट्वीकिंग करनी है तो वो ट्वीकिंग करना एक अलग थ्योरी का पार्ट हो गया। तो थ्योरी का पार्ट हो गया, इसका मतलब हमारे यहाँ मेडिसिन में एक टर्मिनोलॉजी यूज करी जाती है, फार्माकोलॉजी। हम्म फार्माकोलॉजी का मतलब ये होता है व्हाट इज द मेडिसिन, व्हाट ऑल्टरेशन इट इज रिक्वायर्ड एंड व्हाट इट विल चेंज। हम्म तो कौन सी दवाई दी जानी है, उस दवाई के इंग्रेडिएंट्स कितने होंगे और वो कितनी क्वांटिटी में दी जाएगी पेशेंट को। तो आप पेशेंट का कोर्स ऑफ एक्शन डिफाइन करते हैं। हमारे प्रोसेस में नॉर्मली ये चैलेंज आता है कि हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कितने टाइम में पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बट हम 5 से 7 दिन के अंदर सीरियस डिजीज रिवर्सल कर सकते हैं। 5 से 7 दिन नहीं कहेंगे इसको, 5 से 7 हीलिंग के अंदर वी कैन डिमॉन्स्ट्रेट अ सीरियस रिवर्सल ऑफ अ डिजीज। उसके जो भी पैरामीटर हैं जो बहुत डिस्टर्ब्ड है। हमारे पास एक पेशेंट आया था जिसकी 650 शुगर थी। उसने हमसे पूछा कि मेरे को आईसीयू में एडमिट होने की जरूरत तो नहीं है। मैंने कुछ नहीं करना, शांति से बैठे रहो, अभी हम पहुंच रहे हैं, अभी हीलिंग करते हैं, ठीक हो जाएगा। दोज डेज हम जब व्यक्ति की हीलिंग करते थे तो वो वीडियो कॉल पे नहीं करते थे, फिजिकल सेशंस होते थे हमारे। तो हम वहां पहुंचे, हीलिंग करी, हल्का सा मेडिटेट कराया और उसकी शुगर 650 से 390 पर आ गई विद इन 15 मिनट्स विदाउट डूइंग एनीथिंग। हम्म तो इसलिए जो है ये छोटे छोटे एस्पेक्ट्स को जब हम स्टडी करते हैं तो हमें बहुत सारे इनपुट्स और प्रोसेस पता चलते हैं। तो ये लेकर स्कैनिंग के वीडियोस जो हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर ही हैं। तो आप इनको थोड़ा सा देखेंगे तो आपको ये क्लैरिटी हो जाएगा कि व्हाट इज द एनर्जी लेवल वी आर रिक्वायर्ड। दो चीजों का इसमें ध्यान रखना होता है। ए, जो पेशेंट जो है अगर आईसीयू में है तो उसकी एनर्जी 1.5 बोविस के अराउंड होती है। हम्म एंड जब वो पेशेंट इज अराउंड अ हेल्दी पर्सन, उसका एनर्जी होगा 6,500 बोविस का। तो एक का 1,500, एक का 6,500। और अच्छी स्पिरिचुअली परफेक्ट एंटिटी है तो उसकी एनर्जी 10 से 12 हजार 14 हजार होगी, या फिर मेजर ही नहीं की जा सकती होगी। ठीक है सर। ठीक है। अब इस अप्रोच से मैं क्या करूंगा, अभी थोड़ी देर में जो है बोविस मीटर और उसका जो है ना एक फोटो भी खींच के भेज दूंगा, सो दैट कि ये वाला पार्ट का आइडिया हो जाए। अब जब यानी ये वाला प्रोसेस देखा कि पेशेंट की एनर्जी इतनी होनी चाहिए और एनर्जी इतनी है, तो कौन से मंत्र को यूज करके या क्या प्रोटोकॉल्स यूज करके उसकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। हम्म पर एनर्जी को 2 मिनट के अंदर अगर हम 15-16 हजार से बियॉन्ड कर देते हैं तो वो पेशेंट की रिकवरी शुरू हो जाती है। अब हो गया नंबर ऑफ सेशन कितने होने चाहिए।
क्रोनिक पेशेंट जो है, मतलब कैंसर लेवल 4 ऐसे करके कोई भी अगर क्रोनिक पेशेंट है, तो इन दैट सिचुएशन उसकी जो एनर्जी जो है उसको स्टेबलाइज करने के लिए कम से कम 5 सेशन एक दिन में लगते हैं। तो जब हम उसकी एक डिस्टेंस हीलिंग के तौर पे, मतलब वो व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे हमें दिखा और उसकी 5 हीलिंग हुई, तो वो जो है उसमें चेंज आना शुरू हो गया। ठीक है सर। अब मैं आपको एक और इसमें वीडियो लिंक, there is a subheading called there are 16 there is a subheading called there are 16 elements to it. Mostly people are aware. ये है 1 to 9 सेशंस चेंज इन क्रोनिक पेशेंट्स बिहेवियर। इस वीडियो में हमने पेशेंट के उसको जो है गले में मल्टीपल सिस्ट थे, हम्म, तो उस पेशेंट को जब हमने जो है इसमें एड्रेस करा, तो इनिशियली उसके क्योंकि गले में मल्टीपल सिस्ट हो गए थे, उसकी वजह से वो बोल नहीं पा रहा था और बोलने में उसको बहुत एफर्ट और दर्द हो रहा था। तो उसकी डॉटर जो है उसने, और ये पिछले 1.5-2 महीने से ऐसी सिचुएशन चल रही थी, 6 बार उस बंदे के एफएनएसी टेस्ट हुए। हर बार डॉक्टर जो है उसका एफएनएसी टेस्ट, अब इतनी बार एफएनएसी कराने से जो है सीरियस प्रॉब्लम्स होते हैं, but the doctors were not bothered for that. 6 times the FNAC was performed. In that entire duration वो उसका धीरे 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 जैसे आवाज ही चला गया, ये वाला एस्पेक्ट हुआ। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जब वो इनिशियल लेवल पे, तो वो पेशेंट के बारे में जो है वो, ये पेशेंट आए, इनके बारे में जो है ये डिटेल कैप्चर हुई। ऐसे करके इनके सेशंस करने शुरू करे हमने, 1 2 3 4 5 6 7। तो जैसे आज मैंने 3 सेशन करे, अगले दिन मैंने 6 सेशन करे। तो पहले वाले सेशन में उनकी डॉटर बता रही है पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन, पेशेंट इज अनेबल टू स्पीक। अब आप देखेंगे लास्ट के जो सेशन है उनमें पेशेंट खुद ही बात कर रहा था। और ये 9 सेशन हमने कितने ड्यूरेशन में करे? ये 9 सेशन हमने लेस देन 24 आवर्स की ड्यूरेशन के अंदर करे। तो जो व्यक्ति पिछले 1 से 2 महीने से ढंग से बोल नहीं पा रहा था, वही पेशेंट मात्र 24 घंटे के अंदर उसने 40% रिलीफ रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब अंडरस्टैंड, बिकॉज आप उससे ना माइन्यूटली आप ऑब्जर्व करते हैं, जितना आप ऑब्जर्व करते हो उतना
सॉल्व कर लो यस इट इज टुवर्ड्स पॉजिटिव। बात ठीक कह पा रहे थे आप, उतना नहीं लगाना पड़ रहा। और दूसरा कल पेन के साथ में आवाज थी। तो यहाँ पर वो डायलॉग शुरू हो गया, पेन सबसाइड हो गया, स्माइल आ गई और वो बोल पा रहे थे। एंड एवरीथिंग हैपेंड इन जस्ट 24 आवर्स। गले का मैटर था, तो बाय डिफॉल्ट हमारे को जो हीलिंग करनी थी वो हीलिंग हमने थ्रोट चक्रा की। अब आते हैं मेजर डिफरेंस फ्रॉम आर फिलॉसफी टू अदर। आप अगर थ्रोट चक्रा के तौर पर लेकर चलते हैं, आप महामृत्युंजय मंत्र से हीलिंग करेंगे, एक अप्रोच के तौर पर हो गया कि मैं महामृत्युंजय के साथ, जब मैंने महामृत्युंजय मंत्र के साथ गायत्री मंत्र को ब्लेंड करा और जो बीज मंत्र और स्पेलिंग और वो सारी अल्फाबेटिकल जो चेंज करना था वो चेंज करने के बाद वो जो एनर्जी थी, एक तो वो मल्टीफोल्ड बढ़ती जा रही थी। जो एनर्जी क्रिएशन की है वो तभी हो सकती है जब दो एंटिटीज, एक मैस्कुलाइन एक फेमिनाइन एनर्जीज कनेक्ट हो, तो एनर्जी ऑफ क्रिएशन आता है। तो अगर हम शिव जी का कोई मंत्र कर रहे हैं तो शक्ति का मंत्र होना चाहिए साथ में। हनुमान जी का कोई मंत्र कर रहे हैं तो उनके माता पिता मतलब केसरी जी और अंजना जी वो उनके साथ में होना चाहिए। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूँ? हाँ, समझ गया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैं एक किताब में भी पढ़ रहा था कि आप महामृत्युंजय मंत्र, व्हेन यू चांट इट अलोन इट हैज नो सिग्निफिकेंस, बट व्हेन यू डू द इन्वोकेशन ऑफ अमृतेश्वरी मंत्र, दैट इज द फेमिनाइन एनर्जी, आपने जैसे बोला, तो इट इज मैनिफोल्ड एक्चुअली। जब हम अमृतेश्वरी के साथ महामृत्युंजय करते हैं, देन इट बिकम्स मच मोर मैग्निफाइड एक्चुअली। ये मैंने टेस्ट भी किया था बीच में, because I had read it and then I found out in one of the texts the Amriteshwari mantra whatever was given there. So जब उसके साथ हम करते हैं तो उसकी एनर्जी और मैग्नीफाई होती है। And when you combine it with the Lalita mantra, when you add Lalita mantra to it, then ask the goddess to help, और ज्यादा उसकी एनर्जी हो जाती है। ठीक है सर, तो मतलब आप थ्योरी को एंडोर्स ही कर रहे हैं? Yes, I agree with you. है ना। तो मेरा मेरा जो पार्ट था, जब मैंने ये सारे के सारे डिफरेंसेस ऑब्जर्व करे, तो क्योंकि मेरा ऑब्जर्वेबल डोमेन जो था वो स्ट्रांग रहा कि भाई ये चीज इसमें काम की है, ये चीज नहीं है, वो वाला चीज था। आरती ने अपना डेक्सटेरिटी डेवलप करा हीलिंग में, एनर्जी लिफ्ट करनी है, कितनी लिफ्ट करनी है उसके हिसाब से। तो मैंने रियलाइज करा कि ये प्रोसेस पिछले 9-10 साल से हो रहा है, तो उसकी एनर्जी लिफ्टिंग एबिलिटी बढ़ती जा रही थी। तो जब हमने लोगों को सिखाना शुरू करा तो हमने सबसे पहले बोला कि आप मंत्र को लिखो, आप मंत्र को लिखो और लिखने के बाद में जो है आप इस पूरे प्रोसेस की एनर्जी को डालना शुरू करो। तो अब जैसे शुक्ला जी को हम इसके तौर पे लेकर चले, शुक्ला जी ने 1.25 लाख बार बीज मंत्र को लिख लिया, 1.25 लाख बार की, और रोज वो 1000 के करीब बीज मंत्र लिख लेते हैं। तो ऐसे करके वो नंबर ऑफ बीज मंत्र इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो 1.25 लाख बीज मंत्र की एनर्जी आपने एक बार में उठाई, एक बार में डाली। अब अगर आप वही प्रोसेस 9 बार कर रहे हैं तो आप अपने 9 के 9 चक्रास को भी स्ट्रेंथन कर सकते हैं टू वॉट एवर लेवल ऑफ एनर्जी मेजरमेंट। सो इफ वी हैव टू मेजर की व्हाट इज द प्रेजेंट एनर्जी लेवल, तो आप लेकरेंटिना उठाकर उसकी एनर्जी को मेजर कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू यू नो हाउ टू यूज द डिवाइस। अगर आप डिवाइस को नहीं यूज कर सकते तो आप हाथों से उस इंटेंसिटी को मेजर करने का कोरिलेशन समझ सकते हैं। सो दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप, बट कितना वेट चाहिए सो दैट कि पेशेंट के एनर्जी लेवल जितने हैं वो 6500 यूनिट से ऊपर चले जाए, तो पेशेंट आईसीयू से बाहर आ जाएगा। और पेशेंट को आईसीयू से बाहर लाना मतलब कि प्रकट में चमत्कार करना। और हम ग्लोबली ये चीज करके दे, मतलब मेरे पास पेशेंट आते हैं, हाँ जी मैं यहाँ पर ये डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए मैं वो टर्की आया हुआ था,
और यहाँ पर जो है मेरी गर्दन में चनका आ गया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा और मेरी तबीयत खराब होने से पूरी फैमिली परेशान हो रही है, आप कुछ कर सकते हो? हाँ जी कर सकते हैं। हीलिंग करी, वीडियो कॉल पे देखा, हीलिंग करी, ठीक है, 2 मिनट बाद वो ठीक हो गया। तो मतलब मेरा ये मानना है कि ब्राह्मण का सम्मान तो तभी होगा ना जब मंत्र का सम्मान होगा। अगर मंत्र का ही सम्मान नहीं हो रहा तो ब्राह्मण को कौन पूछेगा? वो एक जगह मैं सही पढ़ बात। रहा था शारदा तिलक में ना, एक जगह हिंदी में वो एक श्लोक का ट्रांसलेशन लिखा हुआ था। उसमें क्या लिखा हुआ था? पूरा जो ब्रह्मांड जो है वो ईश्वर के अधीन है, ईश्वर जो है वो मंत्र के अधीन है, मंत्र जो है वो ब्राह्मण के अधीन है। इस प्रकार ब्राह्मण जो है वो ब्रह्मांड को अपने अधीन कर सकता है। अब ब्राह्मण को मंत्र ही नहीं पता या सही प्रक्रियाओं बात। में ध्यान नहीं गया तो पूरा सिस्टम ही इम्पैक्ट हो ना। अगर मैं ये विद्या देश के प्रत्येक मंदिर में बैठने वाले पुजारी को सिखा दूं या एक 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 बच्चे को हर मंदिर पे सिखा दूं तो इन मंदिरों में लाइन ना टूटे, ये मेरी गारंटी है। जो आज लाइन हॉस्पिटल्स में लग रही है उतनी बड़ी लाइन मंदिरों के बाहर होगी। ये हो जाएगा, ये पॉसिबल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम तो करेंगे। बस यही मतलब द ऑब्जेक्टिव ऑफ कनेक्टिंग द डॉट्स फॉर एवरीवन इज जस्ट बिकॉज, क्योंकि किसी को वो 12-14 साल रिसर्च करने की अभी जरूरत नहीं है। वो रिसर्च हो चुकी, अब उसको अप्लाई करने की जरूरत है। सही आप बात जब है। एक दफे उसको अप्लाई करेंगे तो आपको खुद ही रिजल्ट सबको मिलने शुरू होंगे। तो मैंने ये इंटेंशन इसीलिए बनाया। मैं हैदराबाद लास्ट ईयर गया था तो वहां पर मैंने एक वो स्वास्थ्य एक्सपो था, तो मैंने वहां जाके सबसे पहले यही बोला कि आई वॉन्ट टू सी माई कंट्री डायबिटीज फ्री बिफोर 31 दिसंबर 2025। हम्म। पूरी दुनिया को पता तो चले कि मेरे देश में मंत्र करने वाले लोग आज भी मौजूद है। और हमारे यहाँ सिर्फ इतना फर्क आया है पूरे प्रोसेस में, रिसर्च भले ही बंद हो गई हो हम्म। लेकिन वो थ्योरी जो है वो अनइंटरप्टेड प्रैक्टिस की जा रही है। मेरे गुरुजी के आश्रम में ही जो गुरुजी के बाद में जो जिन्होंने चेयर टेकअप करी है वो भी विदाउट ब्रेक, मतलब उनको जो है वो उसकी शिला क्या कहते हैं वो शालिग्राम जी का पूजन करते हैं वो बाई डिफॉल्ट 1-1.5 घंटे का पूजन पिछले दसियों साल से करते आ रहे हैं। तो वो एस्पेक्ट ऑफ इंटेंशन तो वही है। सिर्फ अगर छोटा मोटा चेंज होना है तो वो एक बीज मंत्र या मंत्र के तौर पर होना है तो ठीक है। वो सिर्फ चेंज को एक्सेप्ट करते ही उतनी ही क्वांटिटी इन्वोक हो जाती है। एक बच्चा जो तोतला होता है वो हम्म। भले ही अपने दादा का नाम ढंग से ना ले, हम्म। बट वो तोतला होने के कारण उसका दादा उसको कर्ज नहीं करता। सही बात है। वो अप्रिशिएट करता है। और जिस दिन वो ठीक से बोलता है उस दिन बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता है। तो या तो अप्रिसिएशन है या बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन है, कर्ज तो है ही नहीं। सही बात है आपकी। तो अगर मॉडल में कर्ज ही नहीं है तो वाई टू फियर। और मैं इतनी सारी ट्वीकिंग दसियों साल से कर रहा हूं, मुझे तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये मंत्र में कोई चेंज करते ही मेरे ऊपर कोई पहाड़ टूट पड़ा हो या दिक्कत आ गई हो, कुछ भी नहीं हुआ। सो आई रियलाइज कि हमारे यहाँ जो सिस्टम था उस सिस्टम में मीनिंगफुल पार्ट बहुत सारे थे, बट somebody नॉट परफॉर्म्ड एनीथिंग इन अ सिस्टमैटिक मैनर। और दूसरी तरफ एक सिस्टम जो था वो हमारे हर प्रोसेस को करप्ट करता जा रहा था। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोलूं मेरे गुरुजी का आश्रम था तो वहां पर कोई दान नहीं करता था। हम्म। गुरुजी जो है वो आयुर्वेदिक दवाई देते थे, उससे लोग ठीक होते थे, दवाई का पैसा लेते थे। तो हम्म। गुरुजी कहते थे बोले मेरे को ना हाथ फैलाना कभी नहीं सिखाया मेरी माँ ने, तो हम्म। मैं ये इस तरीके के कोई काम नहीं करता। किसी हम्म। को डालना है तो दान पात्र रखा है, डालो और जाओ। मुझसे कोई एक्नॉलेजमेंट चाहिए तो वो एक्नॉलेजमेंट ले लो, पर मैं किसी को ये नहीं कह सकता कि मेरे को पैसे दो। हम्म।
वेरएज वहीं पर माउंट आबू वाला जो एरिया था वहीं पर ही दूसरे, और वो मतलब वहां का पौराणिक महत्व का स्थान और सारा कुछ वहां पे फिनोमिनल था। उसके बावजूद वहां पर जो ब्रह्म कुमारी वाला जो आश्रम था उसमें 50,000 करोड़ से भी ऊपर पैसा आया। हम्म तो उन्होंने एक पूरा माउंटेन का साइड ही बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दिया, पूरी एक बड़ी हम्म मशीनरी वहां पे काम करने लगी। तो आई हम्म रियलाइज कि एक व्यक्ति डोनेट कर रहा है हम्म एक इंस्टीट्यूशन में, हम्म और उस इंस्टीट्यूशन में कोई मिरेकुलस थ्योरी नहीं थी, हम्म उसको दान मिल रहा था। जो हम्म जेन्युइन काम कर रहा था उसको दान नहीं मिल रहा था। हम्म तो मैंने कहा ये तो फॉरेन एजेंसी है जो काम कर रही है। तो हम्म मैंने 3 पैरामीटर डिफाइन करे। हम्म पहला पैरामीटर था फॉरेन फंडिंग, हम्म दूसरा पैरामीटर था शूद्र, हम्म तीसरा पैरामीटर था नॉन रिसर्च इंस्टीट्यूशन। ये 3 पैरामीटर मुझे कॉमन मिले अक्रॉस एनी एनी ऑर्गेनाइजेशन विच वाज ग्रोइंग फिनोमिनली। व्हाट वाज द बैकग्राउंड आई डोंट नो, हु वाज डूइंग दैट आई डोंट नो, बट आई कैन सिम्टोमेटिकली आइडेंटिफाई कि वहां पर इस प्रकार की चीजें हो रही थी। हम्म तो आप किसी को खाना कपड़ा देना शुरू कर दो, वो वहां पर तुरंत जो है लोगों की लाइन लग जाती है, रहने वाले भी मिल जाते हैं, काम करने वाले भी मिल जाते हैं। बट ऑल दोज, उनको जो प्रोसेस बताओगे वो उसको ब्लाइंडली फॉलो भी करेंगे, बट दे हम्म वोंट डू एनी रिसर्च। आप उनसे बात करने के लिए जाएंगे तो वहां पर वो आपसे बात नहीं कर रहे होंगे। तो मुझे समझ में आया कि रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में ही है। हम्म और वो रिमोट कंट्रोल बार बार कुछ ऐसा करता है कि साधु समाज की गरिमा कम हो जाती है, क्योंकि साधु समाज तो कहीं दान मांगने खड़ा ही नहीं हो रहा। तो हमारे देश का साधु समाज तो मजबूती से खड़ा था, और उसको जरूरत भी नहीं थी, उसने ऐसा सिस्टम बना रखा था, पुराने सिस्टम थे, ट्रेडिशनली चलते आ रहे थे। बट उनके पास में जो भी चलाने के लिए करने के लिए एक दान वाला सिस्टम जो था वो तो धीरे धीरे कम हो रहा था, और पैरेलली एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता जा रहा था। एज अ रिजल्ट जो रिच एंड एफ्लुएंट थे उनको तो ब्रांड चाहिए था, हम्म वो उन ब्रांडेड ऑर्गेनाइजेशंस में जाना शुरू हो गए। ब्रांडेड ऑर्गेनाइजेशन लाइक इस्कॉन, ब्रांडेड ऑर्गेनाइजेशन लाइक आपका ये गुजरात में कौन सा है बहुत पॉपुलर, स्वामीनारायण। स्वामीनारायण। ब्रांडेड ऑर्गेनाइजेशन लाइक आपका ये ब्रह्म कुमारीज। सो ये इस तरीके के ब्रांडेड ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो गए। और जो कन्वेंशनल ऑर्गेनाइजेशंस थे जैसे कि शंकराचार्य के और इन सब के, उनके अंदर एम्बिगिटीज डेवलप करके हाईलाइट करते गई। जो उसमें एम्बिगिटी डेवलप करता उसी को ही हाईलाइट मिल जाता, उसी को फंडिंग मिल जाती। तो जब मैंने ये डेरा सच्चा सौदा वाला स्टोरी सुना कि सिखों का एक गुरुद्वारा है गोल्डन टेम्पल, उसमें राम सारे रहीम। सिख जो हैं वो डोनेट करते हैं, सडनली वहां पे एक डेरा सच्चा सौदा वाला आ गया, उसने एक पैरेलल सिस्टम खड़ा कर दिया, उसको खत्म ही कर दिया गया एक तरीके से। हम्म तो हमारे यहाँ हमें छोड़ के कोई दूसरे को प्रमोट कर रहा है, तो इसका मतलब रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है ना। एंड दैट्स हाउ थिंग्स आर हैपनिंग। और जिस दिन they fall from grace, they are getting arrested and they put in jail. हाँ, ये हो ही रहा है। आपके यहाँ साउथ में वो शंकराचार्य के उसके साथ ही ये हुआ था, जब जयललिता ने पूरा का पूरा जो है वो आश्रम का प्रॉपर्टी लेना चाहा था। ये आसाराम बापू के साथ भी यही हुआ था, कांग्रेस का एक एक्चुअली प्रॉपर्टी वो रिलेटेड वो आश्रम था। का प्रॉपर्टी नहीं है डॉक्टर, हमारे घर के पीछे में ग्लोबल हॉस्पिटल है, ओके which was actually the property is worth 300 crores or 400 crores. This was the property that they were planning to take because this hospital was donated to the Mutt. Actually, it was called Hindu Mission Hospital. ओके They later on it became Global Hospital because the global people came and bought over. Jayalalitha wanted this property because it is on the IT corridor. हमारा घर का पीछे साइड में है.
it was dispute of this property which led to his arrest. Yes. उनको फ्रेम कर दिया गया एक मर्डर केस में जो उन्होंने किया भी नहीं था एक्चुअली. So because I moved closely with Shankaracharya, I don't think he is capable of doing that. They are not interested in what. वो बोला कि देखो I cannot give. It has been donated to the temple. I cannot give it to you just like that because it's handled by the trust and I'm not as I cannot. तो बहुत pressure डाला तो किसी because trustees some of them are in NRIs, they cannot be bullied into signing something. So they said we are not signing anything, and they put him into jail. And he was also doing a lot of work in the coastal areas for preventing conversions, which was happening. Absolutely. That was something जो मेरे पास भी इंफॉर्मेशन आई थी कि वो अकेला बंदा जो है उस पूरे एरिया में कई हजार करोड़ रुपए कन्वर्जन में खर्च कर रहा था कि कन्वर्जन ना हो हिंदुओं का अदर रिलीजन्स में. And what he was doing is he was going there, walking to those places, remote places in the coastal areas, rebuilding the temples which were there to prevent. And this was not liked by a particular section of the lobby. Then they started to put him in big trouble. That is how they framed him actually. और जिसने जो और वो भी है कि the truth is that the police who went into the ashram with the shoes, उसको gangrene होके he died a very painful death. Even Jayalalitha had the same problem basically. She also had because जो किया था, everyone suffered because when you touch a saint of a highest caliber who's enlightened, who doesn't bother about things, सबका वो बुरा हाल हुआ है. अब वो होगा. देखिए मैं तो बड़ा सिंपल सा पार्ट है. मैंने जब देखा मैंने कहा ब्राह्मण के पास एक श्राप देने की शक्ति थी. वो श्राप की शक्ति आती मंत्र से ही थी. अगर प्रत्येक ब्राह्मण को श्राप देने की शक्ति दे दी जाए तो डर के मारे फिर से सोसाइटी जो है उसके सामने जो है वो पूरा सिस्टम ही हाथ झुका लेगा, सर झुका लेगा. Because this is the same प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं है. प्रोसेस को खड़ा करने में वो तो कोई टाइम लगता ही नहीं है. Because Karpatri Maharaj ji के साथ भी ऐसे ही हुआ था when sadhus Yes. were beaten up and when he gave the shapa, you look at what is happening. Actually, ब्राह्मण का कर्ज कभी वेस्ट नहीं जाता. हमारे यहाँ एक्चुअली एक कहावत तमिल में बोलते हैं साधु कुंडाल कार्ड कोल्लादु, साधु मिरंडाल कार्ड. Because a sadhu, when he becomes very angry, even the forest cannot stand this thing. That is what happened to Parashurama. He just annihilated. He just went and destroyed all the Kshatriyas basically. तो एक ब्राह्मण सब पे भारी. हाँ वो देखिए सिर्फ एक ही सफिशिएंट है. हमारे यहाँ वामन अवतार हुए एक ही सफिशिएंट था. राम हुए एक ही सफिशिएंट था. कृष्ण हुए एक ही सफिशिएंट था. वो बुद्ध के टाइम पे मैं बुद्ध को एक्चुअली अवतार नहीं मानता, वो चाणक्य को मानता हूँ. मैं चाणक्य या विक्रमादित्य इन्हीं को मानता हूँ मैं अवतार. Actually, in Tamil we say Balarama was another avatar of Vishnu, not Buddha. बुद्ध को तो हम लोग मानते भी नहीं है एक्चुअली. बुद्ध को तो इन्होंने उसको उसमें भी करप्शन कर दिया इन लोगों ने. तो दशावतार में उसको भी करप्शन कर दिया उन लोगों ने. राइट. तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं जब इनको आइडेंटिफाई करा गया तो एक करेक्टिव एक्शन मैकेनिज्म बन गया कि भाई इस तरीके से करने से कल को आप सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो. और जैसे जैसे वो सोसाइटी ट्रांसफॉर्म होगी इट विल एंड अप डूइंग गुड. लक्ष्मी जी की पूजा होनी शुरू हो जाए. नहीं क्यों नहीं हो रही भाई. नॉर्थ में तो भयानक पॉवर्टी है. ये आप जैसे ही बॉम्बे वाला अगर लाइन खींच लो, बॉम्बे से साउथ की तरफ, बॉम्बे से वाइजैग एक लाइन खींच दीजिए, उसके नीचे फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी फिर भी थोड़ी बहुत है. ऊपर वाले हिस्से में तो प्रॉस्पेरिटी ना के बराबर है. दिल्ली के बाद कोई बड़ा शहर ऐसा नहीं है कि जिसमें फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी हो. दिल्ली का भी ट्रांसफॉर्म हो गया कि दिल्ली से इन्होंने गुड़गांव में उसको बना दिया. गुड़गांव के अंडर साउथ वेस्ट ऑफ दिल्ली. तो वो साउथ वेस्ट की वजह से जो फाइनेंशियल प्रॉस्पेरस लोग थे वो दिल्ली से गुड़गांव में शिफ्ट हो गए. तो धीरे धीरे दिल्ली जो है उसकी जो फाइनेंशियल स्थिति थी वो बदलती चली गई. तो ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉन्स्टेंटली हैपनिंग. हमारे को सिर्फ उस ट्रांसफॉर्मेशन को साइंटिफिकली स्टडी करके उस मैकेनिज्म को डेवलप करना है. सो लेट्स से हमने 300 मतलब मैंने क्या कर रखा है कि मैंने 300 बीमारियों के ऊपर काम करके उसके रिजल्ट्स को ऑब्जर्व करा कि मैंने मतलब हीलिंग तो डॉक्टर आरती करते हैं, मैं नहीं करता. तो डॉक्टर आरती ने
जितने लोगों का हीलिंग करा उससे प्रोटोकॉल समझ में आ गए। प्रोटोकॉल समझने के बाद में फिर हमने वो लोगों को ट्रेनिंग शुरू करी। ट्रेनिंग शुरू करी तो उनको भी रिजल्ट मिलने शुरू हो गए। एंड देयरफॉर मॉडल सही है, मॉडल को फ्लोट करने के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, टेस्टिंग अच्छी तरीके से हो चुकी। क्या क्या सिखाना है किसी इंडिविजुअल को वो एक अच्छा चैलेंजिंग टास्क है, बट थैंकफुली इन लास्ट फ्यू मंथ्स आई वाज, मतलब जब मेरे को आईआईटी मंडी में मौका मिला वहां के स्टूडेंट्स को ट्रेन करने का, तो दैट वाज माय बिगेस्ट चैलेंज। बिकॉज उनका कोई स्पिरिचुअल, कोई मंत्र चैंटिंग नहीं कर सकते थे, उसको लिख नहीं सकते थे, मेडिटेट नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनका अपना वो शेड्यूल बहुत टिपिकल था। तो मैंने 28 घंटे में वो स्टूडेंट्स के साथ में काम करके उनसे सिर्फ 108 टाइम्स बीज मंत्र लिखवाया। मैंने वही क्लास में बैठे बैठे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी एनर्जी उठाओ डालो। तो वो मैंने सारे के सारे मेजर्ड पार्ट करे, वो सारी मेजरमेंट्स जो थी दैट गेव मी फिनोमिनल रिजल्ट्स। तो जब एक ऐसा व्यक्ति जिसका स्पिरिचुअल डोमेन में कोई प्रवेश नहीं हो, केवल एक पॉजिटिव इंटेंशन से उसको दिया जाए और वो उस ऑल्टरेशन को स्टडी करे, हमने वहां पर क्योंकि साइंटिफिक गैजेट्स थे उनको यूज करके हमने, जब वो किसी की हीलिंग कर रहे थे कितने टाइम में हीलिंग कर रहे थे और हीलिंग के बाद सामने वाले की एनर्जी 30 यूनिट से 300 यूनिट्स तक बढ़ गई, तो वी रियलाइज की द मॉडल इज वर्किंग। थैंकफुली आई हैड अ टेक बैक, मतलब अ टीम फ्रॉम बैंगलोर जो कि टेक बैकग्राउंड वाले थे। उन्होंने अपना टेक पोर्टल एक बनाकर दे दिया कि आप इसको इस तरह से यूज करना, तो यू कैन मेक इट स्केलेबल, कि अगर आपको एक साथ 1 लाख लोगों को भी ट्रेन करना है, सो यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म यू कैन डू दैट पार्ट। तो ऐसे करके हमारा मॉडल स्ट्रक्चर स्लो एंड स्टेडी काम कर रहा है। अच्छा, पैसे कमाने हैं तो कभी भी कमा सकते हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को कोई कंटेंट देखना सीखना हो तो सब कुछ यूट्यूब पर डिफाइंड है। आपको एक दफे एक स्ट्रक्चर पता चल गया, उस स्ट्रक्चर को फॉलो कर लीजिए। बीच बीच में मैं स्ट्रक्चर बना बनाकर भी ग्रुप में डालता रहता हूँ फॉर ऑल दोज पीपल हु थिंक दे कैन नॉट अफोर्ड माई ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो वो पूरा मटेरियल वहां पे मौजूद है, मटेरियल में कोई कमी नहीं है। मतलब कोई भी कंटेंट, लेट सपोज मैं आप लोगों के साथ ही बात कर रहा हूँ, तो जितना कंट्रोवर्शियल वो है कंटेंट उसको ही माइनस कर देता हूँ बस। भाई वो तो हमारी